हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ टेक्निकल कारणों से और कुछ व्यस्तता की वजह से भी आज थोड़े ज़्यादा लेट हो गए हैं। इसके लिए मैं सॉरी अपनी तरफ से कहना चाहता हूं आप लोगों को। बहुत आशा रहती है आप लोगों को, बहुत वेट करते रहते हैं इस करंट अफेयर का आप लोग। तो आज थोड़े से हम लेट हो गए, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतना ज़्यादा लेट हो गया आज। तो स्टूडेंट्स, थोड़ी व्यस्तता हो गई थी और उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गया। एक्चुअली मशीन जो है ना, कभी कभी वो भी लेट करवा देता है, और इसलिए जो जो लेट हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। क्योंकि स्टूडेंट्स का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही कीमती होता है। आपका टाइम बहुत अधिक कीमती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं समझता हूँ आपकी टाइमिंग का आप वेट करते रहते हैं हमारे करंट अफेयर का। सबको गुड इवनिंग। श्वेता कुमारी, कुणाल जी, नीतू, श्वेता, संजना, सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को नहीं, बिल्कुल देखिए, क्लास डिले तो होगा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा वाली बात, तो ये तो कह रहे हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने एक प्रण लिया है, एक शपथ लिया है आपके लिए कि जब तक आपका 67th बीपीएससी प्रीलिम और सीडीपीओ ना हो जाए, आगे उत्तर प्रदेश पीसीएस का और यूपीएससी ना हो जाए, तब तक हम इस लाइव सेशन को लाते रहेंगे। ये मैंने प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस किया है। हाँ, टेक्निकल फॉल्ट के कारण या कुछ व्यस्तता के कारण आधे घंटे एक घंटे लेट हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन कभी डिले नहीं होगा। ये बात मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से। कभी ऐसा नहीं होगा गैप होगा या कभी कोई सेशन गैप होगा, ऐसा नहीं। हमारा सेशन डेली आएगा, टाइम से आएगा। हाँ, कभी कभार कुछ कारणों से लेट हो जाए, अलग बात है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम लोग शाम 5 बजे ही आपकी टाइमिंग होगी। डेली शाम 5 बजे करंट अफेयर की टाइमिंग होगी। हाँ प्रभात जी, बिल्कुल प्रभात जी, टाइम से ही शुरू करेंगे। अब टाइम से शुरू करेंगे, कल से बिल्कुल टाइम पे होगा। और 5 बजे तो 5 बजे होगा शुरू। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से हम लेट हो गए। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं, अब ज्यादा लेट नहीं करते हैं। आज के करंट अफेयर में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में सशस्त्र बल की 4थी बटालियन में अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। अभी आप सुने होंगे कि अमर जवान ज्योति को लेकर एक पॉलिटिकल विवाद क्रिएट हो गया था, पॉलिटिकल गॉसिप चल रहा था। अभी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो अमर जवान ज्योति जल रहा है, प्रज्वलित हुआ है इंडिया गेट के अंदर, उसे शिफ्ट कर दिया जाए। जो युद्ध स्मारक इंडिया गेट के पास में ही एक युद्ध स्मारक बनाया गया है, उसी में उसे युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि बुझाया नहीं गया है, अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया, बल्कि वहां से उसे शिफ्ट करके युद्ध स्मारक में ला दिया गया। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज थी। उनका कहना था कि देश के जो सेना से संबंधित निशानियां हैं, उसे बीजेपी मिटाने की कोशिश कर रही है। खासकर कांग्रेस के द्वारा जो बनाया गया, उसकी सरकार में जो बनाई गई निशानियां हैं, उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी का है। तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है छत्तीसगढ़ में, आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया, उसकी जो राजधानी है रायपुर, वहां अब अमर जवान ज्योति को सशस्त्र बल की 4थी बटालियन का जो हेडक्वार्टर है, वहां प्रज्वलित किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ अपने यहाँ अमर जवान ज्योति को एक अलग तरीके से बनाकर उसे वहां प्रज्वलित करेगी। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ राज्य का मैप है, वह इंडिया के अंदर देखिए, फिर इंडिया के बाहर देखिए। ये छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर आपका एक जगह है जिसका नाम है बैलाडीला। यहाँ लोहा मिलता है। इसके ऊपर धल्ली रजहरा है, जहाँ भारी मात्रा में लोहा मिलता है। इधर भिलाई, जहाँ सेकंड 5 ईयर प्लान में लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया था। यहाँ बस्तर है, आप देख रहे होंगे, यहाँ बस्तर है। बस्तर में भारी मात्रा में टीन मिलता है। इंडिया में टीन केवल छत्तीसगढ़ के बस्तर में ही मिलता है। बिल्कुल कल से टाइम पर शुरू कर दिया करेंगे। 5 बजे बिल्कुल आप लोग वेट करते रहिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल रंजीत कुमार सर हैं, उनका चैनल है। इसके बाद आप मिशन आईएएस का चैनल है और मिशन 50 आईएएस, तीनों चैनल से आपको जुड़ना है। तीनों चैनल से जुड़ जाइए। तीनों चैनल में से कभी कभार जितने भी जो भी चैनल्स हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए आते रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन या कुछ अच्छे मटेरियल्स आप लोग के लिए है, कुछ करंट मटेरियल
वहां मैं पोस्ट करता रहता हूं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सेशन को मैं अधिकतम शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन से जुड़ सके। और बेहतर क्वेश्चन है बीपीएस से 67 के लिए, तो आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से। यहाँ पर एक जगह है कोरबा, ये कोरबा जो देख रहे हैं, यहाँ भारी मात्रा में कोयला और एल्युमिनियम मिलता है। भारी मात्रा में कोरबा में भारी मात्रा में एल्युमिनियम और कोयला मिलता है। तो पूरा छत्तीसगढ़ की जानकारी है। अगला है 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर साबरमती आश्रम में कुल्हड़, जानते हो ना कुल्हड़ जिससे हम चाय पीते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर साबरमती आश्रम में कुल्हड़ से निर्मित महात्मा गांधी के बने हुए चित्र का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री तो थे ही, लेकिन हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। भारत में पहली बार कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री यानी सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। उसके पहले मंत्री बनाए गए हैं अमित शाह। मैं बता दूं आपको कि भारत में पहली बार सहकारिता विभाग और सहकारिता कानून लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था। 1904 में कोऑपरेटिव एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट और वहां पर सहकारिता कानून की बात की गई थी। लेकिन भारत में आजादी के बाद सहकारिता को लेकर अलग मंत्रालय का गठन किया गया है और इसके मंत्री बनाए गए हैं अमित शाह। यानी अब गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों कौन है? अमित शाह अकेले हैं। कुल्हड़ से भी साबरमती आश्रम में आप जानते हैं 30 जनवरी को महात्मा गांधी का बिरला मंदिर के सामने नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी और इनके याद में ही हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ इसी 30 जनवरी को अभी हाल ही में जब गुजरा है 30 जनवरी 3 दिन पहले कुल्हड़ से बना हुआ महात्मा गांधी का चित्र था, जिसका क्या किया अनावरण गृह मंत्री ने किया है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में सदाग्रह आश्रम के रूप में की थी। 1917 में इसका नाम था सदाग्रह आश्रम। पहले जब इसकी स्थापना हुई तब साबरमती आश्रम का नाम साबरमती आश्रम नहीं था, इसका नाम था सदाग्रह आश्रम। अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जिसका नाम था सदाग्रह आश्रम। जब गांधी जी राजनीति में इन्वॉल्व हो गए तो इस आश्रम की जिम्मेवारी सौंप दी विनोबा भावे को, तब इसका नाम पड़ गया साबरमती आश्रम। नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, सामने साबरमती आश्रम का चित्र मैंने दे दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कुल्हड़ से बना हुआ महात्मा गांधी के चित्र का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जीके है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक घाट है लम्हेटा घाट, ये नर्मदा नदी के किनारे है। लम्हेटा घाट नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। 1928 में विलियम स्लीमैन ने डायनासोर के अवशेष, यहाँ ऑफिस नहीं होगा, यहाँ अवशेष होगा, डायनासोर के अवशेष का यहाँ पता लगाया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा घाट, नोट कर लीजिए, यहीं पर भेड़ा घाट भी है। जबलपुर के पास ही नर्मदा नदी के किनारे भेड़ा घाट है और यही लम्हेटा घाट है। यहाँ जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है और डायनासोर के अवशेष का पता विलियम स्लीमैन ने 1928 में लगाया था लम्हेटा घाट में। देखिए सामने लम्हेटा घाट का मैंने चित्र दे दिया है। ये लम्हेटा घाट है नर्मदा नदी में, और नर्मदा नदी के किनारे भेड़ा घाट भी है, ये भी जबलपुर के निकट ही है। तो भेड़ा घाट में धुआंधार वाटरफॉल है। नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात है, नोट कर लीजिएगा। और लम्हेटा घाट में जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्लियर है, इस बात को याद कर लीजिएगा। अगला जो करंट है एलआईसी से जुड़ा हुआ है। एलआईसी के चेयरमैन एम.आर. कुमार के कार्यकाल को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। अभी मार्च में रिटायर कर जाती है, लेकिन इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। उद्देश्य क्या है? अभी सरकार ने कहा है बजट में कि बजट का क्या लाएंगे, एलआईसी का, बजट में एलआईसी का आईपीओ लाना है, यानी एलआईसी को डिसइन्वेस्ट करना है, एलआईसी का विनिवेश करना है। यानी एक तरह से कहा जाए आम आदमी की भाषा में तो एलआईसी का क्या करना है, विनिवेश करना है। और आम आदमी की भाषा की चर्चा करें, आम आदमी की बात करें तो एलआईसी को बेचा जाएगा सरकार के द्वारा। इसके 20% हिस्से को सरकार कह रही कि हम बेचेंगे। जब किसी कंपनी को पहली बार बेचा जाए तो उसे आईपीओ कहते हैं, और जब कंपनी को बार बार बेचा जाए तो उसे एफपीओ कहा जाता है। जब कंपनी को पहली बार बेचा जाए तो उसे हम लोग आईपीओ कहते हैं, लेकिन उसको बार बार बेचा जाए तो उसे एफपीओ कहते हैं। तो कंपनी का पहली बार बेचने का काम शुरू होगा, और इसीलिए जानबूझकर ऐसा किया गया है कि जो पुराने अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, तो इस तरह के इसको विनिवेश करने में आसानी होगी, क्योंकि इनको अनुभव है एलआईसी के अंदर काम करने का। तो यही एम.आर. कुमार हैं, जिनके 1 साल के कार्यकाल को इंक्रीज कर दिया गया है। अब मार्च 2023 तक ये एलआईसी के चेयरमैन रहेंगे। एलआईसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, नोट कर लीजिएगा।
अगला ये इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हरजोग हैं, यूएई की यात्रा पर हैं। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, यूएई के क्राउन प्रिंस है। राष्ट्रपति आइजक हरजोग ने अब यूएई की यात्रा की है। आप जानते हैं कि आज से करीब 2 साल पहले 2020 में यूएई और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। यूएई और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। आप जानते हैं उस समझौता को अब्राहम समझौता के नाम से भी जानते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है, सेशन आज का बेहतरीन होने वाला है, तो सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दें। और अब सेशन को टाइम से ही लाया जाएगा, कुछ टेक्निकल कारणों से, कुछ व्यस्तता कारणों से 1 घंटे लेट हो गया। इसके लिए मैं आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम का डेट आ गया, वेट नहीं कराना चाहिए हमें, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का प्यार है, आप लोग के दिया हुआ वो मुझे जो कहते हैं कि मोटिवेशन है। आप लोग इतना प्यार से जुड़ते हैं, इतना बेहतरीन आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, इस वजह से मैं लगातार इस एनर्जी के साथ मैं लाता रहता हूँ सेशन को। तो सेशन को लगातार मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, हर एक ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर इसे शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन से जुड़ सकें। चलिए, इसका अगला है कि भैया यूएई और इजराइल के बीच 2020 में एक समझौता हुआ था, फेमस समझौता, जिसका नाम था अब्राहम समझौता। और उसके तहत अरब और इजराइल के बीच जो दोस्ताना माहौल था वो एक कदम आगे बढ़ गया। सऊदी अरब भी काफी कोशिश में है कि मैं इजराइल से अपना क्या कर लूं, समझौता कर लूं, लेकिन उस पर एक दबाव है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री का मुख्य नेता माना जाता है सऊदी अरब। तो एक तरह से इस्लामिक दबाव है कि आप इजराइल से यहूदी देश से समझौता करेंगे और आपके ऊपर इस्लाम को ढोने की जिम्मेवारी थी और आप ऐसा करेंगे, तो भाई एक धर्म संकट में इजराइल सऊदी अरब पड़ा हुआ है कि हम समझौता करें कि नहीं करें। यूएई और इजराइल के बीच समझौता हुआ था, ऐतिहासिक समझौता था, नोट कर लीजिए 2020 में। इसी समझौते के तहत आइजक हरजोग, जो इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यूएई की यात्रा की है। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन अल नहयान है, ये वहां के क्राउन प्रिंस है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम भी जान जाइए, नेफ्ताली बेनेट है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट है। हाल ही में इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनको हटाकर उनकी सत्ता गिर गई, तो उनके जगह पर नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, पर प्रधानमंत्री कौन, नेफ्ताली बेनेट, और राष्ट्रपति कौन है, आइजक हरजोग। आगे आते हैं सर्गियो मटरेला, अगले करंट अफेयर है। सर्गियो मटरेला अपने दूसरे कार्यकाल के लिए इटली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये सर्गियो मटरेला का पिक है, आप देख सकते हैं सामने। ये इटली के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए, पिछला राष्ट्रपति भी, इटली के पिछले राष्ट्रपति भी सर्गियो मटरेला ही थे, लेकिन दोबारा अभी इटली में चुनाव हुआ, तो दोबारा ये इटली के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इटली की राजधानी रोम है। आप जानते हैं इटली की राजधानी का है, रोम है, जो टाइबर नदी के किनारे है। टाइगर गलती से टाइप हो गया है, टाइबर नदी के किनारे है इटली की राजधानी रोम। टाइबर नदी के किनारे है इटली की राजधानी रोम, जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है, नोट कर लीजिए। रोम टाइबर नदी के किनारे है। यहाँ विसुवियस ज्वालामुखी है। इटली में विसुवियस ज्वालामुखी है। इटली में ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है, विसुवियस। इटली की पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। इटली की पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इटली की राजधानी रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है। यहाँ विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। और पूरे यूरोप में सबसे अधिक चावल की खेती इटली में की जाती है। पूरे यूरोप में चावल की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है, इटली में। यहाँ एक लोकल विंड भी चलती है, यहाँ एक स्थानीय पवन भी चलती है जिसका नाम है बोरा। स्थानीय पवन चलती है, एक स्थानीय लोकल विंड चलती है जिसका नाम है बोरा। ये सारी बातों को याद कर लीजिएगा। अभी अफगानिस्तान के हालात काफी खराब हैं। लोग ऐसा मानते हैं, पूरे दुनिया के सारी संस्थाएं ऐसा मानती है कि अफगानिस्तान में भूख की समस्या है। अफगानिस्तान भूख से तड़प रहा है। वहां के लोग भोजन के लिए अपने अंग दान कर दे रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में वहां तालिबानी की सत्ता आई है। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सरकार के सत्ता पलट कर दिया गया है और तालिबानियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि तालिबानी और नॉर्वे के अधिकारियों के बीच ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तालिबानियों की बातचीत नॉर्वे के अधिकारियों के साथ हुई है। तालिबानियों की बातचीत नॉर्वे के अधिकारियों के साथ हुई है। अभी हाल ही में मैंने चर्चा किया था आप लोगों से। और अफगानिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। वहाँ के जो मानवीय हालात है, वहाँ जो मानवीय संकट है वो काफी गहराता हुआ नजर आ रहा है।
लोग भूख से परेशान हैं। खैर, भारत हमेशा अपने आप को बड़ा भाई नहीं बल्कि बराबर के लेवल पर सभी को मदद करता आया है। हाल ही में श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व था, श्रीलंका का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व था, वो खत्म हो गया। तो भारत लगातार श्रीलंका को मदद कर रहा है। इसी मदद के तहत 50,000 टन गेहूं, भारत 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते भेजने के लिए पाकिस्तान की जमीन का उपयोग करेगा। भारत 50,000 टन गेहूं भेजेगा अफगानिस्तान। कहां के रास्ते भेजेगा? पाकिस्तान के रास्ते। और बता दें कि यह ऐसा दुर्लभ संजोग है, पहली बार इंडिया जो है पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान गेहूं भेज रहा है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत किसी और देश में जाने के लिए किया है। पाकिस्तान जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जमीन, लेकिन पाकिस्तान होकर के किसी और देश में जाने का बहुत कम ही उसकी जमीन इस्तेमाल किए हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि भारत 50,000 टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजेगा, ताकि वहां के लोगों के जो भूख की समस्या है उससे निपटा जा सके। समझ में आ रहा है बात? तो अभी 50,000 टन गेहूं भेजेगा भारत अफगानिस्तान को। चलिए, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक न्यूज है। मणिपुर में पहली बार यात्री रेल और मालगाड़ी पहुंचा है। पहली बार मणिपुर में रेलवे के माध्यम से मालगाड़ी और यात्री रेल पहुंचा है। यह रेलगाड़ी रानी गेंदेलियू रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। यह रेलगाड़ी रानी गेंदेलियू रेलवे स्टेशन मणिपुर पर पहुंची है। मणिपुर का मैप है, अब देख लीजिए। यहाँ पर ये मणिपुर है, अगर मैप देखें तो ये मणिपुर का मैप है। ये मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी मिजोरम है। ये नागालैंड है। इधर ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर असम है, ये त्रिपुरा है। तो मणिपुर जो है, मणिपुर ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मणिपुर है। मणिपुर में पहली बार मालगाड़ी और यात्री गाड़ी पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है भाई? तो ये रानी गेंदेलियू रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है। रानी गेंदेलियू एक रेलवे स्टेशन का नाम है। वैसे रानी गेंदेलियू के विषय में बता दूं कि रानी गेंदेलियू 1930 में महात्मा गांधी की नेतृत्व में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने चलाया। 1930 में 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये चलाया था महात्मा गांधी ने। उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए रानी गेंदेलियू ने मणिपुर में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन या उसका नाम था हरेका आंदोलन। हरेका या जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो रानी गेंदेलियू ने चलाया था। रानी गेंदेलियू को रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और इनके नाम से ही मणिपुर में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रानी गेंदेलियू रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर यात्री गाड़ी और मालगाड़ी यहाँ पर ट्रेन पहुंची है। यहाँ पर ये बहुत ऐतिहासिक पल है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर है जो ऐसा हुआ है। तो रानी गेंदेलियू कौन थी, समझ में आ गया आप लोगों को? इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर से हरेका या जिया तरंग आंदोलन चलाई थी। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये मणिपुर से संबंधित पूरी कहानी है। ये मणिपुर का मैप है। मणिपुर के साउथ अगर देखेंगे आप, अगर साउथ की बात करेंगे तो ये मिजोरम है। और मणिपुर के नॉर्थ में देखेंगे तो ये नागालैंड है। मणिपुर के ईस्ट की बात करेंगे तो ये असम है। तो असम, नागालैंड और मिजोरम, इन तीनों से घिरा हुआ राज्य है कौन? मणिपुर। और मणिपुर की बाउंड्री इधर म्यांमार से भी लगता है। आगे आते हैं। इजराइल के सहयोग से, अगला करंट भी इजराइल से है। इजराइल के सहयोग से भारत के 12 राज्य के 150 गांव में विलेज ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। भारत के गांवों को डेवलप किया जा रहा है, वहां पर हर एक आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए विलेज ऑफ एक्सेलेंस पहले भी कई गांवों में बनाया गया है, लेकिन हाल ही में इजराइल की मदद से भारत में 150 गांव में विलेज ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। 150 गांव 12 राज्यों से चुना गया है। किसकी मदद से बनाया जाएगा? इजराइल की मदद से। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और अभी मैंने कहा है कि वहां के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल ने उत्तराखंड के लिम्पियाधुरा और काला पानी में जनगणना कराने से मना किया है। भारत को मना किया। नेपाल कहा कि जो भारत में लिम्पियाधुरा है और काला पानी है वो भारत का नहीं है, मेरा है। नेपाल ने दावा जताया है कि लिम्पियाधुरा, काला पानी, एक दर्रा है लिपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा, ये 3 प्लेस पर नेपाल ने पिछले साल दावा जताया था कि भाई वो हमारा है, भारत उसे छोड़ दे। लेकिन एक्चुअल में भारत के कब्जे में है। लेकिन क्या करिएगा, नेपाल के नालायकी। नेपाल हमेशा नालायकी करता है क्योंकि नेपाल को 2 तरफा प्रेम है। वो भारत से भी प्यार करता है और चीन से भी करता है और दोनों से पैसा ठगते रहता है, दोनों को ब्लैकमेल करते रहता है। आप नहीं दीजिएगा तो उसके पास चले जाएंगे, वो नहीं देगा तो आपके पास चले आएंगे। इस तरह का रवैया नेपाल का हमेशा रहता है। तो भैया नेपाल की बात को मानना भी पड़ता है मजबूरन हमें। तो नेपाल ने कहा है कि लिम्पियाधुरा और जो काला पानी है वहां पर अपना निर्माण कार्य भी आप बंद कर दीजिए
और जो वहां पर जनगणना, जो आप पॉपुलेशन की गिनती कर रहे हैं, उसको ही बंद कर दीजिए, क्योंकि सब काम मेरा है। क्योंकि पूरा जो इलाका है लिम्पियाधुरा और काला पानी, वो आपका नहीं है। आप वहां निर्माण कार्य भी बंद कीजिए और जनगणना भी बंद कीजिए। बड़ा बदमाशी कर रहा है, क्या करिएगा। ये सामने देखिए लिम्पियाधुरा और काला पानी का चित्र मैंने दिखा दिया आपको। लिम्पियाधुरा और काला पानी, जिस पर नेपाल ने दावा जताया है कि वो हमारा है। खैर, देखते सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। ये कमाल खान का चित्र मैंने दिखाया है। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार थे। इनके बारे में कहा जाता है कि स्वच्छ और साफ सुथरा रिपोर्टिंग करते थे, जटिल से जटिल मुद्दों को भी सरल भाषा में समझा देते थे। ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति है भारत के लिए, भारत के पत्रकारिता जगत के लिए इनका निधन हो गया। एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का 14 फरवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 61 साल के थे। कमाल खान अपने रिपोर्टिंग करने के तरीके तथा विषयों की बारीक जानकारी को सरल शब्दों में पेश करने के लिए जाने जाते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील, कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की है। यूएनओ के द्वारा स्पेशली कंट्री स्पेसिफिक अपील एक अलग से एक बॉडी बनाया गया है। यूएनओ के द्वारा एक अलग बॉडी बनाई गई है, कंट्री स्पेसिफिक अपील उसका नाम दिया गया है। अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम आवाहन करने के बाद यह अपील की गई थी। यह $5 बिलियन की अपील है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के अनुसार अफगानिस्तान को बचाने के लिए $5 अरब की जरूरत है। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रहा है। क्लियर है, आप जानते भी बताया मैंने। तो अफगानिस्तान में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हो, इसके लिए एक बड़ी देश विशिष्ट अपील यानी कंट्री स्पेसिफिक अपील की गई है, जिसका जो $5 बिलियन की अपील मानी जा रही है। और इसका अपील का मेन कारण है कि अफगानिस्तान में बैंकिंग सिस्टम बहाल हो तथा वहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो प्रारंभ हो जाए। आ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगला करंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जानते हैं कि अमेरिका के नोट पर और अमेरिका के सिक्कों पर, अमेरिका के नोट और अमेरिका के सिक्कों पर अभी केवल वाशिंगटन, जो जॉर्ज वाशिंगटन है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था। और अमेरिका की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान जॉर्ज वाशिंगटन का है। जैसे आपके यहाँ गांधी का रोल है ना, वैसे अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन की पूजा होती है। जॉर्ज वाशिंगटन वहां के हर एक नोट पे है, हर एक सिक्के पर है। लेकिन अभी बहुत बड़ी बात यह है कि माया एंजेलो, जो कि एक अश्वेत है, आप जानते हैं कि अमेरिका में जो व्हाइट है, श्वेत है, उनकी स्थिति ठीक है। लेकिन जो व्हाइट नहीं है, जो ब्लैक माने जाते हैं, काले माने जाते हैं, अश्वेत माने जाते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। खासकर रेड इंडियंस और भी जो वहां की जनजाति हैं, उनकी स्थिति काफी डैमेज है। तो अभी माया एंजेलो इनका नाम है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली ये पहली श्वेत महिला है। इनका चित्र पहली बार अमेरिका के सिक्कों पर लगाया गया है। इस सिक्के पर एक तरफ इनका फोटो आएगा और दूसरी तरफ जॉर्ज वाशिंगटन का फोटो होगा। इनका फोटो जो है ये बाज के साथ, ईगल, ईगल समझते हो ना, बाज, बाज देखो पीछे में बैकग्राउंड में बाज लगा हुआ है। ये जो माया एंजेलो है, इनका फिगर जो लगा हुआ है देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा इनका चित्र है। ये बाज के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही सिक्के में। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया है। सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का चित्र है। सिक्के में माया को बाज के साथ, बाज मतलब ईगल के साथ दिखाया गया है। अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पियरे ओलिवर गैरविच, पियरे ओलिवर गॉरिंचस, पियरे ओलिवर गॉरिंचस इनका नाम है, इनको नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है ना, पियरे ओलिवर गैरिंचस। इनको आईएमएफ के द्वारा मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। क्लियर, यही इनका फिगर देख लीजिए, पियरे ओलिवर गॉरिंचस इनका पिक है। वे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। किसका स्थान लिया इन्होंने? इससे पहले भारत की गीता गोपीनाथ आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री थे, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ थे। उनके जगह पर पियरे ओलिवर गैरिंचस को बनाया गया है मुख्य अर्थशास्त्री आईएमएफ का। आईएमएफ के बारे में बता दें, आईएमएफ की करेंसी को, आईएमएफ की जो करेंसी है उसको हम लोग एसडीआर के नाम से जानते हैं। आईएमएफ की करेंसी को एसडीआर के नाम से जाना जाता है। चलिए, सभी लोगों का जिनको जिनको दरोगा में, आप सभी को दरोगा में सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग ऑडिटर और दरोगा ये दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका है और जिनका जिनका हुआ है मेरे तरफ से दिल से शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, मेरी इच्छा है कि आपके कंधे पर डबल स्टार या ट्रिपल स्टार के रूप में आप मेरे सामने दिखें।
अगली बार अगले साल जब मैं इस सेशन को लाऊं, इस चैनल पे इस सेशन को करूं, तो आप लोग लिखें, अपने फोटो के साथ शेयर करें कि सर मेरा फाइनल डीएसपी हो गया, सर मेरा फाइनल एसडीएम हो गया, सर मेरा फाइनल दरोगा हो गया। मेरी दिली इच्छा है, मेरी दिली शुभकामना है कि आप सभी लोग टॉप करें, बीपीएससी में आप टॉप करें, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस आयोग के एग्जाम में लगातार आपका रिजल्ट हो। मेरी शुभकामना, मेरा बधाई आप लोगों के साथ है, आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आपके साथ चलता रहूंगा, तब तक चलता रहूंगा जब तक आपके कंधे पर स्टार न चमकने लगे। आपके कंधे पर जिस दिन स्टार आ गया, उस दिन समझे कि आप चमकेंगे, आपके साथ आपके माता पिता, आपके टीचर और मैं स्वयं चमकने लगूंगा। यानी आपकी चमक से ही हम सबकी चमक है। तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा, मेरी पूरी आशीर्वाद रहेगा कि आप लोग जल्दी से टॉप कर जाएं बीपीएससी में, या तो 3 स्टार या कम से कम 2 स्टार से नीचे मानना नहीं है, एकदम क्लियर कर लेना इस बार नहीं तो कभी नहीं, टॉप कर जाना स्टूडेंट्स। तो चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। कल से एग्जैक्टली 5 बजे हम लाइव आ जाया करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल से एग्जैक्टली 5 बजे लाइव होंगे। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो 3 टेलीग्राम चैनल का नाम बता रहा हूं। पहला नाम है रंजीत कुमार सर का चैनल है, रंजीत कुमार सिंह आईएएस डालिएगा तो उनका चैनल आ जाएगा। मिशन आईएएस चैनल है और मिशन 50 आईएएस चैनल है। ये तीनों चैनल को आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। उसका फायदा क्या होगा, ये जो मैं डिस्कशन करवा रहा हूं ये पूरा मैटर हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। दूसरा फायदा कि और भी कुछ जानकारी आपके लिए आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं। तो ऐसे में आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लगातार आप लोग जुड़ जाइए और अधिकतम लोगों को जोड़ भी दीजिए और चैनल से भी लोगों को जोड़िए ताकि लगातार 1000, 2000, 5000 लोग इस सेशन से जुड़ सके और लगातार जुड़ सके। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। चलिए तो सबका रिजल्ट होगा, टेंशन लेना नहीं है। तो भैया इनको मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया, पियरे ओलिवर गैरिंचस को बनाया गया है और ये गीता गोपीनाथ के स्थान लेंगे। क्लियर है। अब इनके बारे में थोड़ी सी बता दूं कि पियरे ओलिवर गैरिंचस वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कार्लसन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं। वे 24 जनवरी 2022 को अंशकालिक रूप से अपना नया पदभार शुरू करेंगे। पियरे ओलिवर गैरिंचस एक फ्रांसीसी नागरिक हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के हैं। वे राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो में अंतरराष्ट्रीय वित्त और माइक्रो इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम के निदेशक हैं। ये सारा इनकी उपलब्धियां हैं, इनको याद रखिएगा। पहले गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट थी। आईएमएफ की मुद्रा का नाम एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट आईएमएफ के करेंसी का नाम है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसमें टोटल मेंबर 190 हैं। आईएमएफ के सदस्यों की संख्या कितनी है, 190, 190 देश इसके मेंबर हैं और इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर हुई थी। आईएमएफ की स्थापना, आईएमएफ का मेन काम है, आईएमएफ का जो मुख्य काम है वो काम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका इम्बैलेंस ना हो जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखना, भुगतान संतुलन को देखना। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि भारत में जो भी व्यक्ति रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे, वही व्यक्ति भारत की तरफ से आईएमएफ में क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे। क्वेश्चन आ जाए कि भारत की तरफ से आईएमएफ में कौन है प्रतिनिधि, तो क्या बोलेंगे, जो व्यक्ति रिजर्व बैंक का गवर्नर होगा वही भारत की तरफ से आईएमएफ में क्या होगा, प्रतिनिधि होगा। तो भारत देश में अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो वर्तमान में पूछा जाए कि आईएमएफ में भारत के प्रतिनिधि कौन होंगे, तो शक्तिकांत दास होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट की ओर। भारत में प्रत्येक साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर साल इसी दिन को मनाया जाता है, यानी 15 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है भारत में, थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि आज ही के दिन साल 1949 में फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। यानी भारतीय सेना के यानी थल सेना के पहले अध्यक्ष कौन थे, केएम करियप्पा, जनरल केएम करियप्पा थल सेना के पहले अध्यक्ष थे। इससे पहले फील्ड मार्शल, इससे पहले वो फ्रांसिस बूचर भारतीय सेना के कौन थे, अध्यक्ष थे। फ्रांसिस बूचर भारतीय सेना के अध्यक्ष थे, लेकिन इनके जगह पर 1949 में फील्ड मार्शल केएम करियप्पा को जगह मिली थी। इसीलिए 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। क्लियर है। ये केएम करियप्पा का चित्र मैंने लगा दिया है ताकि आप याद रखें कि केएम करियप्पा 1949 में, यानी कहा जाए कि भारतीय सेना के पहले भारतीय चीफ, भारतीय सेना के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, जनरल केएम करियप्पा। पहले कौन था, किसने इनको पद दिया, तो फ्रांसिस बूचर। इससे पहले भारतीय सेना के अध्यक्ष था फ्रांसिस बूचर। 1949 में ये हट गया, इनके जगह पर केएम करियप्पा बने जो पहले भारतीय थे, जो सेना के अध्यक्ष बने। इसी उपलक्ष्य में 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला आइए, उपभोक्ता
यानी कि कंज्यूमर, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए, यानी कि आपको कोई व्यक्ति जो कंज्यूमर है, जो कहीं से सामान खरीदता है, अगर उनके साथ कोई गड़बड़ी होती है, उनकी कोई शिकायत होती है, तो उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान, ऑनलाइन उनका समाधान किया जाएगा। उसके लिए ई दाखिल पोर्टल, एक पोर्टल की शुरुआत की जिसका नाम है ई दाखिल। ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई उपभोक्ता शिकायत के लिए। कंज्यूमर्स के साथ अगर बुरा होता है, अगर गलत होता है, तो ई दाखिल पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से ही आपकी शिकायतों को वहां से सुना जाएगा। तो याद रखिएगा, ई दाखिल पोर्टल किसके लिए आया है? ई दाखिल पोर्टल किसके लिए आया है? उपभोक्ता की शिकायत को ऑनलाइन दूर करने के लिए, इंटरनेट के माध्यम से दूर करने के लिए क्या आया भैया? तो ई दाखिल, ये पोर्टल का नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ई दाखिल पोर्टल। क्लियर है? आगे आते हैं। असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लौलीना बोरगोहेन को असम पुलिस का उपाधीक्षक यानी डीएसपी बनाया है। अभी सुना होगा, हाल ही में असम राज्य में जो हमारे धावक हैं उनको भी क्या बनाया गया था? डीएसपी बनाया गया था। और असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लौलीना बोरगोहाई को क्या बनाया है? डीएसपी नियुक्त किया है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी नियुक्त किया है अभी असम सरकार ने। लौलीना बोरगोहाई कौन है? मैंने कल भी बताया था आपको। लौलीना बोरगोहाई ये ओलंपिक में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली जीती थी इन्होंने, असम की थी। इनको अभी डीएसपी बनाया गया है असम सरकार के द्वारा। देखिए लौलीना बोरगोहाई का चित्र है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। इसलिए असम को काफी गर्व का, पूरे देश को इन्होंने गर्व की अनुभूति दिलाई, इसलिए ये पद मिला है। काफी बेहतरीन सोच है, काफी बेहतरीन पहल है। असम की 24 साल की मुक्केबाज लौलीना बोरगोहाई ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में। नोट कर लीजिएगा, बॉक्सिंग में। असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणा को दोहराते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। यानी सिर्फ इनको डीएसपी का ही पद नहीं मिला, बल्कि गुवाहाटी में एक सड़क का नाम भी इनके नाम पर ही रखने का फैसला लिया गया है। बोरगोहेन के विधानसभा क्षेत्र सरूपथर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम भी बनेगा। यानी कि जो बोरगोहाई हैं, इनके जो गृह जिला है, जहां के निवास करते हैं, विधानसभा क्षेत्र जो इनका है, वहां सरूपथर एक जगह है, इनका जन्म स्थान है सरूपथर, जहां से बिलोंग करती हैं। सरूपथर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा इनके विधानसभा क्षेत्र के सरूपथर में। नोट कर लीजिए, इनके नाम से गुवाहाटी में सड़क बनाई जाएगी। और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, किसमें मिला था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और इनको डीएसपी का भी पद दिया गया है। ये सारी बातों को याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं, पश्चिमी रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वेस्टर्न रेलवे का मतलब महाराष्ट्र, मुंबई वाली बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है। पश्चिमी रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर, रेलवे प्रोटेक्शन आरपीएफ के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। मिशन अमानत नाम से ही लग रहा है मिशन अमानत क्या होगा? यानी कि जो लोग रेल में यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान की निगरानी ऑनलाइन तरीके से कर सकेंगे। पश्चिमी रेलवे और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दोनों ने मिलकर शुरू किया मिशन अमानत। इस मिशन के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके वापस पा सकेंगे। यदि उनका सामान छूट जाता है या खो जाता है तो अपने सामान को ट्रैक करके मिशन अमानत के तहत आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज है। हमारा ट्रेन में सामान छूट जाता है या सामान गुम हो जाता है, ऐसे में हम ट्रेन से सामान अपना ट्रैक करके ले जा सकते हैं। इस नियम के तहत यात्रियों के साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी तय हो रही है। यानी कि जो मिशन अमानत है, जो सामान आप लेके जाते हैं, कभी सुनते होंगे कि आपका सामान आप सोए थे लेकर कोई और उतार गया, तो ऐसे में आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा मिशन अमानत के तहत। पश्चिम रेलवे की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई कि खोया हुआ सामान वापस पाना और आसान बनाने के लिए पश्चिम रेलवे ने आरपीएफ के साथ मिलकर यह पहल शुरू की है। क्लियर है? ये मुंबई रेलवे स्टेशन का चित्र आपको दे दिया हूं मैं। मिशन अमानत याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन सोच है ये पूरे भारत के सभी जोन में इसको लागू होना चाहिए। क्यों जी? आप इसके सपोर्टर है ना, इसको आप लोग याद रखिए। सेशन को शेयर कर दीजिए अधिकतम। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। क्या दिया तोहफा भाई? तो कर्मचारियों की सैलरी को 23.29% बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा इंक्रीज बहुत कम ही होता है। 23.29% सैलरी बढ़ा दिया। वहीं अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज भी 60 साल से बढ़ाकर 62 कर दिया। यानी आंध्र प्रदेश के कर्मचारी अब 62 साल में रिटायर होंगे और उनकी कर्मचारी की सैलरी 23.29% को बढ़ा दिया गया। आंध्र प्रदेश के विषय में बताऊं कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर
2 जून 2014 को राज्य बना। आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ तेलंगाना से तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाई गई, विशाखापत्तनम, अमरावती और कर्नूल। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, विशाखापत्तनम, कर्नूल और अमरावती। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर है। तंबाकू बोर्ड टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर है, और टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का है राजमुंद्री में। ये सब आंध्र प्रदेश में ही है। आंध्र प्रदेश से 2 नदियां बहती हैं, एक गोदावरी और दूसरी कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से होकर ही जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो भैया ये 60 से 62 यहाँ के जो कर्मचारी उनका एज भी कर दिया गया और उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई है। चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट करेंट है। असम सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार में 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। कह रहा है कि औरंग जो नेशनल पार्क है या औरंग टाइगर रिजर्व है असम में, उसके जो एरिया है उसको 3 गुना जितना है उससे 3 गुना ज्यादा उसको विस्तृत किया जाएगा। अभी अधिसूचना जारी किया गया है। घड़ियाल जिसे गोबियल भी कहते हैं, यह एक प्रकार के एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे समय से पतले सूथन के कारण अन्य से अलग है। मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल और कैमन भी शामिल है। ये इस अभयारण्य में पाया जाता है। कह रहा है कि इस घड़ियाल का भी इसमें क्या किया जाएगा, पोषण किया जाएगा, इनको रखा जाएगा, इनके एरिया को 3 गुना बढ़ाया जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में डिगबोई है जहां से पहली बार पेट्रोलियम निकाला गया था। असम में नुमालीगढ़ है जहां पेट्रोलियम रिफाइनरी है। वैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी बिहार में भी है, बरौनी, बिहार के बरौनी में पेट्रोलियम रिफाइनरी है। साथ ही साथ आप देखें तो बिहार के बरौनी के साथ साथ अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है। तो औरंग नेशनल पार्क के एरिया को 3 गुना बढ़ाने का फैसला लिया गया। औरंग नेशनल पार्क या औरंग टाइगर रिजर्व पूछा गया कहाँ है, तो असम में है। अगले करंट पे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक ने किया था। इसमें 12 लोग, 8 सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा शामिल थे। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है, एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। क्या भैया, रक्षा मंत्री ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित, माने फ्रांस के जो राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान है, खेल संस्थान है, उसके द्वारा आयोजित एक बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई। यह अभियान कहाँ हुआ है भाई? इस अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी। टीम के नेतृत्व कौन किए थे? निमास के निदेशक ने किया था। निमास किसको बोलते हैं? जो फ्रांस का राष्ट्रीय पर्वतारोहण और खेल संस्थान है उसी को निमास कहते हैं। तो निमास के महानिदेशक ने इसका नेतृत्व किया था और जिसमें 12 लोग और 8 सेना के जवान, अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा शामिल थे। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है, नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर कौन है भाई? शक्तिकांत दास। वर्तमान में शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से पहले कौन गवर्नर थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल शक्तिकांत दास से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। लेकिन अभी पूर्व गवर्नर थे, रिटायर हो गए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुदेशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, सुन लो, इसकी स्थापना हाल ही में किया गया है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के तर्ज पर चीन और भारत के पहल पर AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। आपने सुना होगा हाल ही में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बनाया गया था। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को मिलाकर जो देश बने ब्रिक्स, उसका भी एक बैंक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर का है, संघाई में है। लेकिन जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और मैं बता दूं कि AIIB में सबसे ज्यादा हिस्सा चीन का है। सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो चीन का लगा हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत का लगा हुआ है। यानी AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी एशिया महादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के लिए एक चीन और भारत के पहल पर एक बैंक बनाया गया जिसका नाम है AIIB। और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा चीन का है और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है? भारत का। तो इसमें इसका करंट है, उर्जित पटेल को AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है
उर्जित पटेल को, जो पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे, इनको उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है AIIB का। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। संघाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि संघाई में बहुत भारी मात्रा में कॉटन टेक्सटाइल का मिल है, यानी सूती कपड़े का सबसे ज्यादा मिल संघाई में है, इसीलिए संघाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आगे आइए, पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री ने कुवैती तेल कार्यकारी, इनका नाम है हैथम अल घीस को अपना नया महासचिव चुना है। जनरल सेक्रेटरी, अभी हाल ही में ओपेक के जनरल सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं? हैथम अल घीस, जो कहां के रहने वाले? कुवैत के रहने वाले हैथम अल घीस का मैंने पिक दे दिया सामने, ये देखिए हैथम अल घीस का पिक है। इन्हें बनाया गया है ओपेक का महासचिव। मैं बता दूं कि ओपेक में कुल 14 मेंबर हैं। ओपेक में टोटल कितने मेंबर हैं? 14। और मैं बता दूं आपको कि ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। बता दूं कि हर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हेडक्वार्टर उनके मेंबर कंट्री में ही होता है। जैसे सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू है, तो नेपाल सार्क का मेंबर है। जैसे आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता है, तो इंडोनेशिया, जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया आसियान का मेंबर है। आज तक जितने भी संगठन है, उनका हेडक्वार्टर उनके किसी मेंबर कंट्री में ही रखा जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन ओपेक है जिसका हेडक्वार्टर स्टूडेंट्स कहाँ है भाई? तो वियना में है, लेकिन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा दुनिया का संगठन है जिसका हेडक्वार्टर उस देश, उसके मेंबर कंट्री में नहीं है, बल्कि अलग है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल 14 मेंबर हैं। इसके महासचिव हैथम अल घीस को चुना गया है। वैसे जब बात आ गई वियना की, वियना में सिर्फ ओपेक का हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि वियना में IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर भी वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, डैन्यूब नदी के किनारे है। वियना शहर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आगे आते हैं, नेक्स्ट, CM योगी ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए, CM योगी बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं, कठोर और मजबूत फैसले के लिए जाने जाते हैं। तो CM योगी आदित्यनाथ योगी जी ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए मैनपुरी के एक स्कूल का नाम बदलने का निर्णय लिया है। और अब मैनपुरी के स्कूल का नाम शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। बिपिन रावत जो भारत के सेनाध्यक्ष थे और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी पहले CDS कौन थे? बिपिन रावत, जिनका हाल ही में हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। और उनकी याद में मैनपुरी के एक सैनिक स्कूल का नाम बदलकर, सैनिक स्कूल है मैनपुरी में, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उस मिलिट्री स्कूल का नाम बदल कर दिया गया शहीद जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल के नाम से उसे जाना जाएगा। क्वेश्चन आएगा, कहा कि सैनिक स्कूल का नाम मेजर बिपिन रावत के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो ये कहा कि सैनिक स्कूल है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश का है। अब सुनिए मेरी बात, हाल ही में मैंने पिछले करंट अफेयर में पढ़ाया था, आपको याद होगा, तो बताओ और किसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर और किसका नाम रखा गया है? बताओ जल्दी से, तुम लोग को पढ़ाया था, याद होगा। सेशन को शेयर कर दो, इससे बेहतर सेशन आपको मिलने वाला नहीं है। बेहतर सेशन हो रहा है, लगातार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर अच्छा लग रहा हो सेशन, सभी लोग लाइक कर दो सेशन को, अधिकतम सेशन को शेयर कर दो, सेशन को अधिकतम शेयर कर दो, लाइक कर दो, लाइक भी कर दो। और कहा बताओ, अभी हाल ही में तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखता हूं केवल मैं मेहनत कर रहा हूं कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो। जो बताएगा उसे मेरे तरफ से मिलेगा डेयरी मिल्क। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ, और किस चीज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर और किस चीज का नाम रखा गया? जल्दी बताओ, किसका नाम रखा गया जनरल बिपिन रावत के नाम पर? जल्दी से उत्तर दो, किसका नाम? बता देता हूं, राजकोट, गुजरात के राजकोट में एक अंडर टनल है, अंडर ब्रिज है, रोड के अंदर से पास करने का एक अंडर पास है। गुजरात में एक अंडर ब्रिज बनाया गया है, उस ब्रिज का नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर। ये मैंने पहले ही बता दिया था। अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। गूगल और फेसबुक पर फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी के मामले में गूगल और फेसबुक पर आरोप लगाया फ्रांस ने, कहा कि आप लोगों की ऑनलाइन जासूसी कराते हैं। गूगल और फेसबुक पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि भाई आप कुकी ट्रेनिंग के मामले में, यानी कुकी ट्रैकिंग किसको बोलते हैं? कुकी ट्रैकिंग का मतलब होता है कि आप किसी की ऑनलाइन जानकारी जुटा रहे हैं।
गूगल और फेसबुक पर फ्रांस ने आरोप लगाया है कि आप हमारे लोगों की आप जासूसी करा रहे हैं। इस मामले में 1768 करोड़ रुपए यानी 21 करोड़ यूरो का जुर्माना ठोका है। गूगल फेसबुक पर 21 करोड़ यूरो का जुर्माना लगा दिया है फ्रांस ने और कहा है कि हमारे लोगों की आप जासूसी करते हैं। किसके माध्यम से? कुकी ट्रैकिंग। जब किसी व्यक्ति की जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से निकालते हैं उसी को बोलते हैं कुकी ट्रैकिंग। इस ट्रैकिंग के माध्यम से ऐसा कर रहे थे गूगल और फेसबुक, ऐसा फ्रांस का कहना है और उसने 21 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है। नियामक का कहना है अगर कंपनियां उसके आदेश का 3 महीने के भीतर पालन नहीं करती है तो उन्हें प्रतिदिन 1 लाख रुपए 1 लाख यूरो के रूप में अतिरिक्त जुर्माना चुकाना होगा। यानी कि कुकी ट्रैकिंग के माध्यम से लोगों की जानकारी जो लिया उन्होंने इस पर 21 करोड़ अभी जुर्माना दो, अभी 21 करोड़ जुर्माना दो। और अगर आप इसके बाद भी नहीं माने, तो हर दिन के हिसाब से 1 लाख यूरो और देना पड़ेगा। ये फ्रांस ने चेतावनी दिया है गूगल और फेसबुक को। क्लियर है? आगे आते हैं। आप जानते हैं गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। और फेसबुक के जो सीईओ हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। आगे आइए। स्टारलिंक इंडिया के कंट्री निदेशक संजय भार्गव ने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्टारलिंक इंडिया के कंट्री निदेशक जो है, कंट्री के जो भारत के जो डायरेक्टर है इस कंपनी के, संजय भार्गव, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इन्होंने लिंक्ड इन पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। सरकार ने कुछ सप्ताह पहले ही कहा था कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के पास भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस नहीं है। मतलब एक तरह से स्टारलिंक इंडिया एक तरह से इंटरनेट कंपनी है, आईटी कंपनी है। और इसके भारत के निदेशक कौन थे? संजय भार्गव। रिजाइन करने का मेन कारण क्या है? भारत सरकार ने इस कंपनी को कहा था कि भारत के सैटेलाइट का आप यूज अपने इंटरनेट को चलाने के लिए नहीं कर सकते। इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसी वजह से संजय भार्गव ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। 5 जो स्थायी होते हैं, 5 मेंबर जो स्थायी होते हैं यूएनओ के अंदर, वो स्थायी है जिनका नाम है चीन, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। ये 5 जो है इनको परमानेंट मेंबर कहते हैं। इनके पास वीटो पावर है। इनके पास क्या दिया गया है? वीटो पावर, वीटो शक्ति इनको दी गई है। इनको वीटो पावर, इन्हीं के पास केवल वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है किसी भी प्रस्ताव को रोक लगा देना। किसी भी प्रस्ताव पर रोक लगा देना ये वीटो पावर के नाम से ही जाना जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी हैं उनकी तो चुनाव होता ही नहीं, वो तो हमेशा के लिए है। लेकिन अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 अस्थायी सदस्य हैं जो जिनमें से प्रत्येक 2 साल पर 5 सदस्यों का रिटायरमेंट हो जाता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर, उसमें से 10 अस्थायी नॉन परमानेंट और 5 स्थायी। तो 5 स्थायी परमानेंट है, लिख लीजिए नाम, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये 5 परमानेंट मेंबर है, इनके पास वीटो पावर है। लेकिन 10 अस्थायी मेंबर है, 10 उसमें नॉन परमानेंट मेंबर है। किसमें भैया? सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। इसमें नियम है कि प्रत्येक 2 साल पर 5 सदस्य रिटायर हो जाएंगे और नए 5 का चुनाव कर लिया जाएगा। तो देखिए अभी हाल ही में नए 5 देश यूएनओ के अस्थायी सदस्य बने हैं। उनमें से कौन सा देश है भैया? अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। यानी यूएनओ में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में किनको जगह मिला है? हाल ही में अल्बानिया को मिला है, ब्राजील को मिला है, गैबोन को मिला है, घाना को मिला है और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का मतलब होता है यूएई। आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में ही अबू धाबी, शारजाह, दुबई, रास अल खैमा, इस तरह से कई सारे अमीरात हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। क्रिकेट का मैच भी होता है। तो संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, ये सभी को यूएनओ का नॉन परमानेंट मेंबर मिला हुआ है। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला है, अल्बानिया पहली बार यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ है। भारत 8 बार हो चुका है। यूएनओ के जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में भारत 8 बार चुना जा चुका है। लेकिन अल्बानिया पहला देश है, अल्बानिया के लिए पहला मौका है जब वो यूएनओ का क्या बना है? अस्थायी मेंबर बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अल्बानिया के लिए यूएनओ का मेंबर बनने के लिए। यानी यूएनओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, उसका मेंबर पहली बार अल्बानिया बना है। जबकि ब्राजील 11वीं बार, ब्राजील ये भी नोट कर लीजिए,
ब्राजील 11वीं बार बन रहा है। ब्राजील कई बार बन रहा है? 11वीं बार। अब भारत कै बार बन गया? 8 बार। भारत कितने बार? नोट कर लो, 8 बार। ब्राजील 11 बार। अल्बानिया पहली बार। गैबोन और घाना पहले 3 बार परिषद में रह चुके हैं, यानी ये चौथी बार है इनका। गैबोन और घाना चौथी बार यूएनओ में मेंबरशिप लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात एक बार परिषद में शामिल हो चुका है, यानी यूएई के पास दूसरा मौका है, यानी यूएई 2 बार, गैबोन और घाना 4 बार, ब्राजील 11 बार और भारत 8 बार और अल्बानिया पहली बार यूएनओ के सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है अस्थायी सदस्य के रूप में। मैंने भारत को इसलिए कह दिया कि भारत भी अभी हाल ही में मेंबर था, अब भारत रिटायर हो जाएगा। इस साल भारत यूएनओ से बाहर आ जाएगा। भारत के ही रिटायरमेंट की जगह पर इन लोगों को चुना गया है, यानी भारत 8 बार टोटल जा चुका। इंडिया के करंट हम लोग पढ़ लें, और ब्राजील 11 बार, गैबोन और घाना 4 बार और संयुक्त अरब अमीरात 2 बार और अल्बानिया पहली बार। अल्बानिया पहली बार, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अगला करंट आते हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पूछा जाए किस राज्य ने अपना पहला एलएनजी टर्मिनल बनाया है? किस राज्य ने अपना पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। कहां किया है? तो मंगलुरु में किया है। किसके मदद से किया है? तो सिंगापुर के एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ समझौता करके किया है। यानी कर्नाटक सरकार ने पहली बार, उस राज्य की पहली बार मंगलुरु में एलएनजी टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया। किसके मदद से बनाया जाएगा? एलएनजी एलायंस कंपनी सिंगापुर की मदद से इसे बनाया जाएगा। इस टर्मिनल की स्थापना न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से 2250 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। यानी जो एलएनजी टर्मिनल बनेगा उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे? 2250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। और न्यू मैंगलुरु पोर्ट, आपने सुना होगा, भारत में 14 बड़े पोर्ट हैं, 14 बड़े पोर्ट हैं, उनमें से मैंगलुरु भी एक बड़ा पोर्ट में शामिल है। क्लियर है? तो मैंगलुरु पोर्ट को कौन गवर्न करता है? न्यू मैंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट। इसके द्वारा मैंगलुरु पोर्ट को गवर्न किया जाता है। तो न्यू मैंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से 2250 करोड़ रुपए के निवेश से मैंगलुरु में एलएनजी टर्मिनल बनाया जाएगा। और ये किसके सहयोग से बनेगा? एलएनजी एलायंस कंपनी सिंगापुर की मदद से बनेगा। कितना खर्च होगा? 2,02,250 करोड़ रुपए। अब देखिए, ये कर्नाटक का मैप है। कर्नाटक का मैप मैं दिखा दिया। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और ये मैंगलोर इसका क्या है? यही मैंगलुरु इसका बंदरगाह है। तो मैंगलुरु और बेंगलोर आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल आमने सामने है। यानी कि बेंगलोर से समुद्र के किनारे सीधा आप चले जाइए, सीधा स्ट्रेट लाइन चले जाओ, आपको क्या मिलेगा? मैंगलुरु मिलेगा। देखो मैपिंग आपका क्लियर कर रहा हूं। मैंगलोर कहां मिलेगा? तो बेंगलोर से सीधे अरब सागर के तट पे आप चले जाएं, एक लाइन खींच करके, तो वही मैंगलुरु है समुद्र के किनारे। यहीं पर कर्नाटक का, भारत का नहीं, कर्नाटक का पहला एलएनजी बनाया जा रहा है। किसके मदद से बनाया जा रहा है? तो एलएनजी एलायंस कंपनी सिंगापुर की मदद से बनाया जा रहा है। यहीं पर आपका कोलार माइंस है, कोलार और हट्टी, कोलार माइंस और हट्टी माइंस। कोलार में सोना गोल्ड मिलता है, कोलार माइंस और हट्टी माइंस में क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है भारी मात्रा में। भारत में सोना, पूछा जाए गोल्ड कहां मिलता है सबसे ज्यादा? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में कहां मिलता है? तो कोलार की खान में और हट्टी माइंस में मिलता है, नोट कर लीजिएगा। और इधर ही कर्नाटक में एक जगह है बेल्लारी, इधर ही कर्नाटक में जगह क्या है? बेल्लारी, जहां भारी मात्रा में क्या मिलता है? आयरन मिलता है। बेल्लारी और कुद्रेमुख, ये 2 जगह हैं। बेल्लारी और कुद्रेमुख, ये दोनों जगह पर क्या मिलता है? आयरन मिलता है, लोहा मिलता है। इन चीज को आप नोट कर लीजिए और मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा हो स्टूडेंट्स तो सेशन को लाइक कर दें और मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दें। मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दें, सेशन को जितना हो सके सेशन को लाइक कर दें और मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दें। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि अधिकतम आपको जो नोटिफिकेशन हो आपको मिल सके। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल है, ये जितना भी मटेरियल मैं पढ़ा रहा हूँ ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप 3 टेलीग्राम चैनल का नाम बता रहा हूँ। रंजीत कुमार सिंह सर आईएएस है, उनके चैनल को जुड़ जाइए। दूसरा मिशन आईएएस, उस चैनल को जुड़िए, या मिशन 50 आईएएस, ये तीनों चैनल अलग अलग है। ये तीनों चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन होता है हमारे पास वो सब इंफॉर्मेशन हम यहीं पर शेयर करते हैं। तो सारे चैनल जो हमारा जो है टेलीग्राम चैनल 3 का नाम बताया, ये तीनों चैनल से आप जल्दी जुड़ जाइए ताकि कोई मटेरियल आपसे मिस ना हो जाए। सारा मटेरियल हम लोग यहाँ भेजते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको लेके भेजते हैं। तो लगातार आप सेशन के साथ जुड़े रहें, सेशन को शेयर करते रहें, इस प्रकार से प्यार बनाए रखें। हर दिन शाम 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर का सेशन लेकर हम आते रहेंगे, तब तक जब तक आपके कंधे पर मैं स्टार न देख लूं।
जब तक आपके कंधे पर स्टार न देख लूं, आपके घर में सरकारी गाड़ी न देख लूं, आपको सरकारी क्वार्टर में न देख लूं, तब तक ये लाता रहूंगा सेशन। मोटिवेटेड रहें, लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और सेशन के साथ जुड़े रहें, प्यार बनाए रखें। अगला करंट अफेयर है, ब्रिटिश मूल के सिख सेना अधिकारी, ब्रिटिश मूल की है, सिख है, उनका नाम है, सिख मतलब सिख धर्म से है, सेना अधिकारी है, उनका नाम है प्रीत चंडी। प्रीत चंडी सिख आर्मी ऑफिसर प्रीत चंडी, जो कहाँ के हैं, ब्रिटिश मूल के, ब्रिटिश मूल के अधिकारी सिख सेना अधिकारी हैं। प्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल का सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला, यानी कि व्हाइट, पहले से श्वेत महिला वहां जा चुकी थी, लेकिन पहली महिला है, पहली अश्वेत महिला, अश्वेत का मतलब ब्लैक, पहली अश्वेत महिला। अश्वेत, गैर श्वेत का मतलब क्या, गैर श्वेत का मतलब है ना, तो अश्वेत जो काला है। तो भैया प्रीत चंडी जो सेना अधिकारी हैं ब्रिटिश मूल के, उनके द्वारा अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। CNN रिपोर्ट के अनुसार चंडी का साहसिक कार्य पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था, जब उन्होंने अंटार्कटिका के हरक्यूलस इनलेट से असमर्थित अपनी यात्रा शुरू की थी। यानी किसी का समर्थन इनको नहीं प्राप्त था, इन्हें किसी का समर्थन प्राप्त नहीं था भाई, इन्हें किसी का समर्थन प्राप्त नहीं था। ये अकेले अपने दम पर हरक्यूलस इनलेट, एक जगह का नाम है, वहां से ये अपनी यात्रा शुरू की थी और ये पहली अश्वेत बन गई हैं, अकेले साउथ पोल पर जाने का रिकॉर्ड बनाई है। पहली अश्वेत महिलाएं, याद कर लीजिएगा, इनका चित्र देख लीजिए, ब्रिटिश मूल की सेना अधिकारी हैं, अकेले दम पर इन्होंने ये हिम्मत दिखाया। देखो भाई, काम तो शुरू अकेले ही करना पड़ता है, जो भी साहसिक कार्य है, जो भी बड़ा कार्य है, वो शुरू तो अकेले ही करना पड़ता है, काफिला तो बाद में बनता है। याद रखना, अकेले चलना शुरू करो, काफिला बन जाता है। गांधी कभी भी किसी को साथ आने के लिए नहीं कहा, गांधी ने कभी किसी को अपने साथ आंदोलन में आने को नहीं कहा, लेकिन गांधी जी शुरू किए, पीछे से काफिला बन गया। इसलिए आपको काम शुरू करना पड़ेगा, आपको इंतजार नहीं करना होगा कि वो चलेगा तो चलेंगे, वो साथ देगा तो चलेंगे, नहीं, कोई साथ न देना। देखो याद रखो, कोई साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, कोई साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है, तो एकला चलो रे, चलते चलो रे, चलते चलो रे, काफिला तो अपने आप बन जाएगा। जिस दिन आपके कंधे पर स्टार लगेगा ना, काफिला साथ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जिस दिन IPS बन जाओगे ना, एक गाड़ी का काफिला आपके पीछे चलेगा। तो भैया लगातार इसी मोटिवेशन के साथ जुड़े रहो, और ये आपके लिए मोटिवेशन का भी काम कर रही है। कौन है, प्रीत चंडी, याद रखना, नाम भूलना मत। अगला करंट अफेयर है, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC यानी कि एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसका नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इनका ने अलका मित्तल को कंपनी का इंटरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। CMD इसको बोलते हैं, प्रबंध निदेशक और चेयरमैन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CMD। C का मतलब चेयरमैन, MD का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी इंटरिम चेयरमैन एंड इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया, ONGC ने अलका मित्तल को बनाया। सामने देखिए अलका मित्तल का चित्र दिया हुआ है। अलका मित्तल जी को ONGC ने क्या बनाया है, चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक यानी CMD नियुक्त किया है। इंटरिम का मतलब क्या होता है, इंटरिम का मतलब यह होता है स्टूडेंट्स कि जो पुराना है वो रिटायर कर चुका और नया की नियुक्ति अभी नहीं हुआ है, तो तत्काल काम चलाने के लिए कुछ समय के लिए जिनकी नियुक्ति की जाती है उसी को बोलते हैं अंतरिम यानी इंटरिम। तो अंतरिम चेयरपर्सन और अंतरिम निदेशक कौन बनी है, अलका मित्तल। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चित्र इसलिए मैं दिखाता हूं ताकि चित्र से हमेशा, एनिमेशन से हमेशा लोगों को चीजें याद रहती हैं। अच्छा, सर ने कुछ इस तरह का दिखाया था, आप लोग याद करते रहिए। जो भी टेलीग्राम ग्रुप में हम मैटर शेयर करते हैं आपके लिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि सॉफ्ट कॉपी से ज्यादा बेहतर होता है हार्ड कॉपी। उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और अंडरलाइन करके पढ़ने का जो मजा है वो कहीं सॉफ्ट कॉपी पढ़ने का मजा नहीं है। तो आप लोग इसका प्रिंट आउट भी निकलवाते चलिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आप लोग बहुत जल्द मिशन 50 IAS, मिशन IAS और रंजीत कुमार सिंह सर के IAS है, उनके चैनल से आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि सारे मैटर, सारे कंटेंट आपके लिए मिलता रहे। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि सेशन जरूर आएगा, रोज आएगा, कभी कभार लेट हो जाए इसके लिए मैं क्षमा कर चाहता हूं, लेकिन हर दिन शाम 5 बजे आपके लिए मैं सेशन लाता रहूंगा। कल से आप देखिएगा आपका टाइम से सेशन शुरू हो जाएगा, 5 बजे मतलब 5 बजे। चलिए आगे आते हैं। सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक के नए MD और CEO बनाए गए हैं। क्या नाम इनका, सोमा शंकर यूको बैंक एक कॉमर्शियल बैंक है। इनके CMD बनाए गए हैं, CMD नहीं MD बनाए गए हैं, माने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं और CEO बनाए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। क्या नाम इनका, सोमा शंकर प्रसाद ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ये सोमा शंकर प्रसाद हैं जिन्हें यूको बैंक के
क्या बनाया गया है, चेयर एमडी बनाया गया है और सीईओ बनाया गया है। आगे आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, सिंधुताई सपकाल, इनका पूरा नाम है सिंधुताई सपकाल, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता है, पद्म श्री अवार्ड विजेता भी हैं। इनका 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। एक्चुअली इनके बारे में आपको बताऊं, ये केबीसी में भी गई थी, केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी ये भाग ली थी। कहा इनके बारे में कहा जाता है कि अनाथ आश्रम से ये लड़कियों को गोद लेती हैं और खुद ही उनका पालन पोषण करती हैं। ऐसी लड़की जिनका कोई नहीं है, कोई संतान नहीं है, उनका लड़का सबको, लेकिन लड़कियों को ज्यादा ये तरजीह देती हैं और गर्ल्स को ये पालती हैं, पोसती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं, योग्य बनाती हैं और उनका विवाह करती हैं। पूरे रीति रिवाज से, पूरे शौक से, पूरे शौक साज से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। बहुत मेहनत करके अकेले इन्होंने कई लड़कियों को पढ़ाया, कई लड़कियों के जीवन को दुरुस्त किया। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इस तरह की महिला का मरना मतलब भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भारत को लूटने वाला तो हजार है, लेकिन इस तरह के भारत को संवारने वाले लोग बहुत कम है। क्लियर है कि इनका हाल ही में निधन हो गया। इनके बारे में कहा जाए कि इन्हें अनाथ बच्चों की माँ कहा जाता है, मदर ऑफ ऑर्फन चाइल्ड इनको कहा जाता है। जो अनाथ बच्चे होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उनका सहारा बनती है और बिल्कुल उस तरह से पालन करती है जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को पालन करती थी। अभी इनका निधन हो गया है। इनके निधन से सिर्फ भारत देश का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो अनाथ बच्चे और अनाथ हो गए जिनके लिए माँ के रूप में काम करती थी। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, केबीसी में आई थी भी। अगला करंट अफेयर आते हैं, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, पर्यावरण एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? पहली बात ये समझो कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसके लिए है? कि पर्यावरण के प्रबंधन के लिए। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस लिए दिया जाता है? पर्यावरण के प्रबंधन यानी एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2020 दिया गया, किसके द्वारा दिया किसके द्वारा जाता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा दिया जाता है। और ये इस बार किसको दिया गया है? इस्पात क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार इस बार सेल को दिया गया। ये सेल का चित्र मैंने दिया है, सेल को। इस बार ये पुरस्कार किसको दिया गया है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस बार गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है। नोट कर लीजिए, सेल को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, एकदम नोट कर लीजिए। आगे आइए, अगला करंट अफेयर है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो जल संरक्षण और जल यानी वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन के लिए दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ये 2021 में अमेरिका की सैंड्रेला पोस्टल को दिया गया है। अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सैंड्रेला पोस्टल। सैंड्रेला पोस्टल को ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है, लेटेस्ट वाला। अभी अगले साल का मिला नहीं, इस साल मिलेगा तो नया नाम लिखवाया जाएगा। अभी पिछले साल का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया है? सैंड्रेला पोस्टल को दिया गया है। नोट कर लीजिए, सैंड्रेला पोस्टल इंटरनेशनल स्टॉकहोम वाटर प्राइज। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन एक देश है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। और स्वीडन की जो करेंसी है उसका नाम है क्रोनर। स्वीडन की करेंसी का नाम है क्रोनर और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का भाग है। यूरोप में स्कैंडिनेविया का भाग है कौन? स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। यही से दिया जाता है नोबेल प्राइज। शांति के नोबेल प्राइज को छोड़कर सारे के सारे नोबेल प्राइज स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। और इसकी करेंसी का नाम है, स्वीडन की करेंसी का नाम है क्रोनर। नोट कर लीजिएगा। इस बार वाटर प्राइज किसको मिला है? सैंड्रेला पोस्टल को मिला है। नेक्स्ट आइए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, बहुत बड़ा अवार्ड है। खाद्य पुरस्कार यानी फूड और फूड ग्रेन से संबंधित, पोषण से संबंधित ये सबसे बड़ा अवार्ड है विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज। ये किसको मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो विश्व खाद्य फाउंडेशन के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष डॉक्टर शकुंतला हरकिशन सिंह थिरस्टेट को दिया गया है। शकुंतला हरकिशन सिंह थिरस्टेट, इनका चित्र मैंने बनाया है। और ये जो है इन्हें मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? थिरस्टेट को मिला है। थिरस्टेट, शकुंतला हरकिशन सिंह थिरस्टेट को मिला है। तो जल्दी से आप लोग सेशन शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए और लगातार सेशन के साथ जुड़े रहिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए, और अधिकतम सेशन को शेयर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर है मोहन बागान रत्न पुरस्कार। मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2021 शिवाजी बनर्जी को प्रदान किया गया है। मरने के बाद इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। मोहन बागान रत्न पुरस्कार ये दिया जाता है 2021 में दिया गया फुटबॉल के क्षेत्र में। फुटबॉल के क्षेत्र में जो बेहतर कार्य करते हैं उन्हें मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इस बार मरणोपरांत दिया गया
मोहन बगान रत्न पुरस्कार शिवाजी बनर्जी को, नोट कर लीजिएगा, शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत दिया गया मोहन बगान रत्न पुरस्कार। आगे आते हैं, अगले करंट अफेयर बढ़ते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021। टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पुरस्कार है, सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं टेम्पल्टन अवार्ड में। नाम है टेम्पल्टन। टेम्पल का मतलब क्या होता है? मंदिर। टेम्पल का नाम क्या होता है? टेम्पल का मतलब मंदिर, यानी ये धार्मिक पुरस्कार है, एक तरह से रिलीजियस अवार्ड है। इसको दिया जाता है जो समाज के लिए, आम आदमी के लिए, मानवता की भलाई के लिए जो लोग बेहतर कार्य करते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो मानवता की भलाई के लिए, मानवता के बेहतर करने के लिए ये काम जो करे उसे एक पुरस्कार मिलता है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला पुरस्कार है, सबसे ज्यादा अवार्ड इसमें मिलता है, अवार्ड की राशि सबसे ज्यादा इसी में है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 यूनाइटेड किंगडम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जेन गुडाल को दिया गया है। देखिए सामने जेन गुडाल का चित्र दिया है, हमने जेन गुडाल का चित्र सामने आपके सामने शेयर किया है, देख लीजिए। तो टेम्पल्टन अवार्ड इस बार यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की जेन गुडाल को इस बार प्रदान किया गया है। देखिए सामने इनका चित्र मैंने दे दिया है, बहुत इनको मिला है इस बार टेम्पल्टन अवार्ड। वैसे दलाई लामा को भी टेम्पल्टन अवार्ड मिला हुआ है। दलाई लामा को भी, जो दलाई लामा बौद्ध धर्म के धर्म गुरु हैं, उन्हें भी टेम्पल्टन अवार्ड मिल चुका है। आगे आते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पेन पिंटर पुरस्कार बहुत बड़ा अवार्ड है, साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। वैसे तो सबसे बड़ा अवार्ड है नोबेल, उसके बाद है मैन बुकर अवार्ड, लेकिन पेन पिंटर अवार्ड भी साहित्य के क्षेत्र का, लिटरेचर के क्षेत्र का बहुत बड़ा अवार्ड है। तो पेन पिंटर पुरस्कार 2021 मिला है जिम्बाब्वे के उपन्यासकार, नाटककार यानी कि एक नोबेल राइटर और ड्रामा राइटर टिस्टसी डंगा रेम्बका। इनका नाम है टिस्टसी डिम्बा रंबका, ये जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं। इनका देश का नाम भी याद कर लीजिए। जिम्बाब्वे के उपन्यासकार नाटककार टिस्टसी डंगा रेम्बका को इस बार क्या मिला है? इस बार मिला है पेन पिंटर अवार्ड। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। कैसा लगा सेशन एक बार आप जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दें, सेशन को लाइक कर दें, लाइक बटन बगल में दबा दें और सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दें। लगातार आप जुड़े रहें। आज के डिले के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, सॉरी कहता हूं, क्योंकि आपका टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका टाइम, क्योंकि अब 30 अप्रैल को पेपर है, तो आपका एक एक पल महत्वपूर्ण है, तो इतना लेट होना नहीं चाहिए। लेट हो गया, लेकिन कल से कोई लेट नहीं होगा। शाम 5 बजे एकदम उपस्थित रहिएगा। और सुन लो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल जो है उससे जल्दी से जुड़ जाओ तुम लोग, ताकि आपको जो भी मटेरियल हो वो आप तक पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं हमारा। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और लगातार सेशन को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बेहतरीन सेशन पहुंचता रहे। कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समझ में आया, मजा आया तो जरूर बताइए कैसा लगा सेशन। तो दरोगा अभ्यर्थी और ऑडिटर के जो अभ्यर्थी हैं जिनको मेंस देना है, उनको अब लग जाना चाहिए, उनको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मैं एक दिन आपको बताऊंगा आकर के कि भाई किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ऑडिटर की और बिहार दरोगा की। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और 3 आर का ध्यान रखें। पहला आर रेगुलर पढ़ें, दूसरा आर रूटीन से पढ़ें और तीसरा आर रिवीजन करें। 3 आर का ध्यान रखें, आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। पहला आर रिवीजन करें, रिवाइज करें, रिवीजन रेगुलर पढ़ें। पहले क्या रेगुलर पढ़ें, माने पढ़ते हैं तो रोज पढ़िए। दूसरा रूटीन से पढ़िए। रूटीन का मतलब कि आप केवल हिस्ट्री पढ़े तो खाली हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा ना करें। आप करंट अफेयर भी पढ़िए, हिस्ट्री भी पढ़िए, साइंस भी पढ़िए, हर एक विषय को थोड़ा थोड़ा फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि एक विषय पढ़े तो लगातार एक ही विषय पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ी ना सफलता आपको मिल जाएगी। तो रूटीन से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें और जो पढ़ें उसका रिवाइज जरूर करें। यानी कि नया पढ़ें उससे ज्यादा जरूरी है कि आप रिवाइज करें। यानी सप्ताह के 6 दिन या 5 दिन आप केवल पढ़ें और बाकी 2 दिन आप रिवीजन स्पेशल रखें, ताकि उसमें केवल रिवीजन करें, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, गुड नाइट। मिलते हैं कल शाम 5 बजे इसी चैनल पर, इसी वक्त शाम 5 बजे। याद रखिएगा समय, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां कल वाला और आज वाला दोनों मैटर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।